नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, शुभ सांझ। स्वागत है आप सबका चाय वाय और रंगमंच पे। दिस इज जिग्न्या व्यास, एक्टर। शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कोकोनट थिएटर प्रेजेंस, चाय वाय और रंगमंच का, जिन्होंने मुझे फुल रंगमंच पे आने का मौका दिया, जहाँ की ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लेकिन हिंदुस्तान के बाहर कई देशों के बड़े बड़े दिग्गज वेटरन लोग जो कि थिएटर प्रैक्टिशनर्स हैं, वो आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। उन सब के बीच में मुझे आके अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का, अपने किस्से, अपने किरदार, अपनी कहानियाँ सुनाने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच। और मुझे आज यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं इतने सारे लोगों से, मेरे ऑडियंस से मिल रही हूँ। चूँकि जो अभी परिस्थिति है हमारी कोरोना, तो उसकी वजह से थिएटर सारे बंद पड़े हैं और रंगमंच तो जीवन है, और उस जीवन से काफ़ी महीनों से मैं दूर हूँ। तो आज वर्चुअल ही सही, लेकिन रंगमंच पे आने का मौका मिला है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। शीर्षक है मेरे आज के सेशन का, जो कि मुझे खुद ही चुनना था। तो मैंने शीर्षक चुना है एक्टर प्रिपेयर्स, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि एक एक्टर को, अगर अभिनेत्री को, अभिनेता को अगर अपनी कहानी सुनानी है, अगर अपने किस्से कहने हैं, अपने किरदार कैसे वो रचता है, कैसे घड़ता है, अगर उसकी बात करनी है, तो एक्टर प्रिपेयर्स इज़ द वेरी एप्ट टाइटल फॉर दैट। और मेरे किस्से में मैं अगर अपनी बात करूं तो 2, 3, 4, 5 लेयर्स में, अलग अलग स्टेजेस में मैं अपने आप को सज्ज करती हूँ, अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ अलग अलग किरदार निभाने के लिए, एक्टर बने रहने के लिए। बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमेन एन एक्टर। हम 1 या 2 प्लेस कर लेते हैं, लेकिन फिर शायद कहीं कुछ अंदर से गुम हो जाता है, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हम मैं अंदर से एक्टर बनी रहूं। तो मुझे लगता है कि उसमें द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट एंड द मोस्ट बेसिक जो चीज़ है, वो है to be connected with the society, with the people in which you are living, their socio-economic condition, their social status, their strata, nothing. The most important thing is to be connected with the society, with people around you. क्योंकि मुझे नहीं पता है कि नटराज रंग देवता मेरी झोली में कब कौन सा किरदार डालने वाले हैं। इट कैन बी अ मल्टी मिलियनर रिच लेडी, इट कैन बी अ सेल्फ मेड NRI वूमन, इट कैन बी अ प्रोस्टिट्यूट, इट कैन बी अ वेजिटेबल वेंडर। तो आई कांट अफोर्ड एज एन एक्टर टू लिमिट माई सेल्फ टू अ सर्टन स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं वो क्यूरियोसिटी, वो इंटरेस्ट रखना समाज के अंदर, लोगों के अंदर, एज एन एक्टर, इंसान के तौर पर तो खैर रखना ही चाहिए, लेकिन एक एक्टर के तौर पर तो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी कनेक्टेड विद द पीपल, विद द सोसाइटी अराउंड मी। तो ये आई थिंक जैसे कि एक इंसान के लिए ज़रूरी होता है, इंसान को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी होता है हवा, पानी और खुराक, वैसे ही एक एक्टर को, अपने अंदर के एक्टर को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है सोसाइटी से जुड़ना, लोगों से जुड़ना। तो जिस दिन आप ये सोचने लगेंगे, मतलब कि जिस दिन मैं ये सोचने लगूंगी कि नाउ आई हैव दिस, आई एम दिस बिग एन एक्टर, और दिस आई हैव अचीव्ड दिस मच, it's not good for me to go on a street and buy vegetables. No, I can't afford to do that. I can't afford as an actor to be a cook manduk. So सबसे पहले मुझे लगता है कि एक्टर बनने की चाबी, सबसे पहली चाबी ये है। तो ये
सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए वो है लैंग्वेज, क्योंकि हमारे ग्रेट एक्टर नसीरुद्दीन शाह, नसीर भाई, उन्होंने कहीं पे कहा था कि यू शुड नॉट एक्ट, बिहेव। आई थिंक ब्यूटिफुल चीज़ है ये, और एक्टिंग के ऊपर का स्टेज है ये। एक्टिंग के एंड यू ट्राई एंड रीच देयर, बिहेव। आई थिंक बिहेवियर के लिए, बिकॉज बिहेवियर इज ऑथेंटिसिटी। तो जब तक कि आप जितने भी आपके किरदार को ऑथेंटिक बना सकते हो, आपने उसको ऑथेंटिसिटी देने का, उसको रियलिज्म देने का ट्राई करते ही रहना चाहिए। और मेरे ख्याल से, फॉर मी एटलीस्ट, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, कि लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल इन दैट। एंड एज अ पर्सन, आई एम फॉर्चुनेट दैट एज अ पर्सन आई एम इन लव विथ लैंग्वेज। मुझे भाषाएं बहुत पसंद है, और डायलेक्ट्स, भाषा, बोलियां बहुत पसंद है। और वो कहीं पे, मैं छोटी थी तभी से मुझे मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं अलग अलग भाषा, अलग बोलियों के प्यार में पड़ जाती हूँ। तो अगर कोई दो लोग कोई अलग डायलेक्ट में बात कर रहे हो तो मैं घंटों तक उसको सुन सकती हूँ। मतलब कि मुझे ऐसे नहीं होगा कि नहीं अभी मैं कुछ बोर हो गई। नो, आई डोंट गेट बोर्ड। मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलियां सुनना। और वो मेरे पास, मैं एक पिटारा रखती हूँ, तो वो पिटारे में, मेरे अंदर, मेरे दिल में मैं एक छोटा पिटारा रखती हूँ। तो जहाँ कहीं मैं मेरे समाज में मैं कहीं पे गई, मुझे कुछ अच्छा लगा, कोई किरदार, कोई कैरेक्टर, कोई किस्सा, कोई इंसिडेंट, किसी के कपड़े, किसी का बॉडी लैंग्वेज, किसी की लैंग्वेज, किसी की बोली, तो मैं तुरंत ही उसको ग्रैब करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसको लेके उस पिटारे के अंदर रख देती हूँ। एंड यू वोंट बिलीव कि वो पिटारा मुझे अपने किरदारों को रचते वक्त, अपने किरदारों को घड़ते वक्त कहाँ कहाँ पे मुझे वो पिटारा खोल के कौन कौन सी वंडरफुल मैजिकल चीज़ें देता है। तो वैसे मैं बात करी थी भाषा की, तो भाषा का ऐसा है कि बहुत सारी बोलियां होती हैं। और जैसे कि गुजराती है, तो गुजराती के अंदर कितने सारे डायलैक्ट्स हैं। और अगर उन डायलैक्ट्स को, अगर आपको किरदार में, क्योंकि यू हैव टू स्टडी योर कैरेक्टर, और उसमें लैंग्वेज प्लेज अ ह्यूज रोल, आई थिंक द वेरी की रोल। तो अगर आप वो लैंग्वेज का ऑब्जर्वेशन, स्टडी वो सुनते रहेंगे, बोलियां सुनते रहेंगे, तो उसमें ऑथेंटिसिटी, रियलिज्म, बिहेवियर वो आप वेरी ब्यूटिफुली ऐड करते रहेंगे। तो क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट, आई थिंक दूसरे राज्यों में मेरे हिसाब से कम है, लेकिन गुजरात में, गुजराती लोग पता नहीं क्यों हमेशा ये दिखाने का प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये मैं अपने गुजराती ऑडियंस को ज़्यादा कहना चाहूँगी कि डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। हर हमेशा ये जताते, लोगों को दिखाने में अपनी एनर्जी, मारू गुजराती એટલું સારું નથી, मारू गुजरात, नो वाई। ये बहुत ही सहज है, आपकी मातृभाषा है, आपको बचपन से मिली है, जन्म से मिली है, क्यों आपको दिखाना है? वाई यू वांट टू वेस्ट योर एनर्जी एंड टाइम ऑन टेलिंग पीपल दैट आई डोंट नो माई मदर टंग? डोंट डू दैट, इट्स द मोस्ट स्टूपिड थिंग टू डू। It's smart to know your language. It's your mother tongue. It's smart thing to do. It's not stupid. So don't be a stupid. Be smart and learn language. At least listen. तो मुझे तो भाषाएं बहुत पसंद है, और मैं बोलियां सीखने का हरदम प्रयास करती हूँ। तो मुझे उसमें बहुत मज़ा आता है, और मुझे लगता है कि एज एन एक्टर मैं अपने आप को सज्ज रखने के लिए, प्रिपेयर्ड रखने के लिए, किसी भी किरदार को निभाते वक्त भाषा का मैं बहुत इस्तेमाल करती हूँ।
क्योंकि वाचिक के लिए भी भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये दूसरी चीज़ है। फिर आती है एज एन एक्टर प्रिपेयर्ड रहने के लिए, सज्ज रहने के लिए, वो है डिसिप्लिन। और चूंकि मैं सौम्य, मैं वैसे तो डिसिप्लिन की बात नहीं कर सकती। मेरे दोस्त और मेरे फैमिली वाले मुझे ये ख़त्म होने के बाद मेरा गला पकड़ेंगे कि यू आर टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, लुक हु इज़ टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन। तो मैं वैसे इंसान के तौर पे तो डिसिप्लिन की बात करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं हूँ। लेकिन और मेरे फादर इन लॉ, हमारी शादी के बाद, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड, सबको पता है सौम्य जोशी द ग्रेट राइटर, पोएट, डायरेक्टर इज़ ऑल्सो माई हस्बैंड। सो हमारी शादी के बाद माई फादर इन लॉ ने मुझे कहा कि मुझे लग रहा था कि स्थिति में सुधार होगा, लेकिन यहाँ तो स्थिति और बिगड़ गई है। तो नॉर्मल ज़िंदगी में हम बहुत ही इनडिसिप्लिन हैं, लेकिन जहाँ पे नाटक, थिएटर के डिसिप्लिन की बात आती है तो मेरे गुरु हैं नाटक में सौम्य जोशी। डिसिप्लिन, नाटक का डिसिप्लिन हमारे डीएनए के अंदर घुसा दिया जाता है। सो whoever has worked with Saumya sir must understand that what an actor goes through when he is working in Saumya Joshi play. तो डिसिप्लिन के मामले में आज भी वेलकम जिंदगी के 700+ शोज़ हो चुके हैं, और फिर भी आज भी आई कांट इमेजिन to go half an hour before the play. No, I have to be there at least 2.5 hours before the play starts. So discipline इस किस्म से हमारे अंदर घुसा दी जाती है, and thanks to him, थैंक्स। और थिएटर की कई चीज़ें जो मैंने सीखी है, सब चीज़ें मैंने सीखी है। वो एक्चुअली मैं मरीज़, जो कि हम सबके बहुत ही गुजरात के गालिब माने जाते हैं और बहुत ही चहीते शायर हैं, उनका एक शेर है कि परिश्रम जागरण साहित्यनो कानून मांगे छ। यहाँ पे साहित्य की बजाय नाटक हम बोल सकते हैं। परिश्रम जागरण नाटकनो कानून मांगे छे, बीजा शब्दों में कहिए तो जिगरનું खून मांगे छे। નથી સ્પર્શી શકાતું નાટકને અલ્પવાણીથી, કદી આકાશ ભીંજાતું નથી વાદળના પાણીથી। तो सौम्य जोशी इस तरह से नाटक करते हैं, पूरा आत्मा, खून, शरीर की सब एनर्जी सब डाल के, और वही चीज़ हम सबको उन्होंने सिखाई है। आई थिंक दिस इज़ द ग्रेटेस्ट थिंग एनीवन कैन लर्न फ्रॉम अ ग्रेट mentor like him. So discipline is again one of the most important things as an actor for me, अपने आप को सज्ज रखने के लिए। तो ये थोड़ी चीज़ें थी बेसिक, कि जब भी मुझे मेरी झोली में कोई किरदार आके गिरता है, क्योंकि कुम्हार होता है ना, तो कुम्हार, हम लोग एक्टर लोग कुम्हार की तरह होते हैं। वैसे शब्द कुंभकार है, बहुत सुंदर शब्द है, मुझे बहुत पसंद है। तो हम एक्टर लोग कुम्हार की तरह होते हैं कि मिट्टी, कहीं से मिट्टी खोद के उसमें पानी डाल के, तो कहाँ से मिट्टी खोदनी है, कहाँ पे कितना पानी डालना है, कैसे उसको चाक पे रखना है, कैसे शेप देना है, कितना शेप देना है, कितनी आग में कितने समय तक उसको तपाना है, और कैसे फिर लेके ऑडियंस के पास पेश करना है। तो जैसे मिट्टी के अलग अलग बर्तन कुम्हार के होते हैं, वैसे एक्टर के पास अलग अलग अपने किरदार होते हैं। तो इस एक किरदार को कैसे कैसे रचते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो वो मैं अभी एक एक किरदार लेके, वो किरदार की कहानियाँ कैसे मैंने रचना की, कैसे मेरे एक्टर एज एन एक्टर
आफ्टर जो मेरी प्रिपरेशन थी, मेरी सज्जता थी, वो कहाँ पे मुझे काम आई, और किरदार की रचना करते वक्त जो एक अलग सज्जता आपके अंदर होनी चाहिए, वो कैसे मैंने सीखी। मेरी जर्नी अलग अलग किरदारों को सीखते रचते समय, वो उसकी उन सब की कहानियाँ एक एक करके मैं सुनाऊंगी। मैं एक और चीज़ जो कि पर्सनल है वो शेयर करना चाहूँगी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कुछ पढ़ाई करके, कुछ पढ़ के, कोई यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपने आप को, अपने विचारों को मॉडर्न बनाते हैं, प्रोग्रेसिव बनाते हैं और सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और कई लोग उनमें ये मॉडर्निज्म, ये प्रोग्रेसिव बाइट होता है, वो इनबिल्ट होता है। जैसे कि वो सीपीयू में इतनी मेमोरी इनबिल्ट है और इतनी आपको बाहर से लाके डालनी पड़ेगी, जैसे फ़ोन में भी होता है, सीपीयू में होता है। तो ऐसे इंसान में भी दो किस्म के होते हैं कि जो कुछ अच्छा पढ़ के, अच्छे लोगों से मिलके, अच्छी पाठशालाओं में जाके ये चीज़ ग्रहण करते हैं और अच्छे विचार के प्रति अपने आप को आकर्षित करते हैं। वो अगर आप उनसे ऐसे मिलेंगे, और कपड़ों की बात करनी नहीं कर रही हूँ क्योंकि कपड़ों से हम मॉडर्न और प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव इंसान नहीं डिसाइड करते हैं, एटलीस्ट मैं नहीं करती हूँ। तो मेरे जो पिताजी हैं, माय फादर, इफ़ यू मीट हिम, यू ऑन द वेरी फर्स्ट मीटिंग यू वुड नॉट फील, मतलब यू वुड फील दैट ही इज़ अ नॉर्मल मैन ऑफ कोर्स, लेकिन जो ये प्रोग्रेसिवनेस है वो उनके समाज में, उनके आसपास सभी लोग ये कहते हैं और वही करते हैं कि नहीं, एक लड़की के लिए ये नाटक वाटक, फिल्म वो सब ठीक चीज़ नहीं है। लड़कियों के लिए ये फील्ड ठीक नहीं है, उन्हें नहीं जाना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन माय फादर, इनसाइड हिम, ही नोज वेरी वेल दैट नो, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट, ये सही चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कभी भी, मैं और मेरी सिस्टर, उनकी 2 बेटियां हैं, हम दोनों को आप लड़की हो, आप ये नहीं कर सकते। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे कहनी थी कि ये भी एक चीज़ है, सपोर्ट सिस्टम, और नहीं तो शायद मैं इतनी अच्छी तरह से अपने आप को एक्टर के तौर पे निखार नहीं पाती। तो अभी मैं अपने किरदारों की बात करूँगी। तो मेरा जो सबसे पहला फुल लेंथ प्ले था, जो पहला प्ले था, वो था दोस्त चौकस ही एक नगर वस्तु। तो वहाँ पे मुझे एक डायलॉग मिला था और कोरस में थी मैं, क्योंकि वो म्यूज़िकल था। लेकिन वो जो मैंने बात की कि सौम्य जोशी के थिएटर में आप एंटर करते हो और वहाँ पे आप कंटिन्यू करते हो, तो डिसिप्लिन आपके डीएनए में डाल दिया जाता है। तो मैं वही डिसिप्लिन, मतलब एक ही डायलॉग था और कोरस में मैं थी, लेकिन मैंने एक भी रिहर्सल, क्योंकि 3-4 महीने तक रिहर्सल चली थी, मैंने एक भी रिहर्सल और एक भी शो मिस नहीं किया है। तो जी विनय जी, हैव यू गॉट रोल विच यू लाइक और शेयर थॉट्स ऑन मोस्ट वेटेड एक्सपेक्टेड रोल? Yes, I have got all the roles which I like. I mean, I have done roles which I love. तो क्योंकि मुझे पसंद है वैसा ही काम करती हूँ, इसीलिए थोड़ा कम भी काम करती हूँ। तो जो फर्स्ट फुल लेंथ प्ले है उसकी मैं बात करना चाहूँगी, आठवां तारानु आकाश, रिटन बाय अभिजात जोशी एंड एडप्टेशन एंड डायरेक्शन बाय सौम्य जोशी। तो वहाँ पे कैसे कैसे एक एक किरदार में, एक एक प्ले में मैं सीखती गई, उसकी बात करूँगी। एक मुझे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग दिख रहा है, ज़िंदगी और रंगमंच दोनों के बीच का सेतु कितना बहुत ही ज़रूरी है। That is why I told in the very first thing, one actor must understand that to connect with the society, क्योंकि society मतलब ज़िंदगी, आपके आसपास के लोग, तो वो ज़िंदगी, वो लोग, वो सोसाइटी के साथ अगर आप जुड़े नहीं हो तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप अपने किरदारों में वो जान डाल सकते हो, वो ऑथेंटिसिटी डाल सकते हो। तो ज़िंदगी और रंगमंच के बीच का सेतु तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है एक एक्टर को।
एक्टर के तौर पे जिंदा रखने के लिए यू माइट बी सक्सेसफुल एज एन एक्टर, बट देन द एक्टर विद इन यू, सक्सेस की बात अलग है लेकिन द एक्टर विद इन यू विल डाई वेरी सून। तो उसको जिंदा रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आठवां तारानु आकाश, यस। अब उसमें सबसे पहले तो माई थ्रोट इज़ वेरी वीक, इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग। तो एज एन एक्टर मैं अगर वाचिक आई एम गुड, एंड आई एम कम्फर्ट, थ्रोट वीक है। और तो वो जो आठवां तारा का आकाश में 1 महीने तक, फर्स्ट फुल 1 मंथ, सौम्य सर HK ऑडिटोरियम के लास्ट सीट पे जाके बैठ के कसूं संभळातू નથી। अभी मुझे ओ माय गॉड इतना गुस्सा आता था, अरे यार मेरे को नहीं करना है, मेरे को मन में अंदर ऐसा हो जाता था कि निकाल दो यार मेरे को, क्या क्यों नहीं सुने, बहरे हो क्या है, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते ऑफ कोर्स, वो तो अभी नहीं बोल सकती, लेकिन मतलब गुस्सा आता है ना मन में कि अरे यार तो आप में प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं, कितना जोर से चिल्लाऊं, और ये सारी चीजें मन में चलती रहती थी, बाहर नहीं। बाहर तो ओके सर ओके सर ओके सर, कितना जोर से, 1-2 बार इतना ही गुस्सा, लेकिन जोर से जोर से जोर से जोर से। और वो 1 महीने के बाद जो मेरी आवाज़ खुल गई तो मुझे 7 टचवुड दे रही है। तो 1 महीने तक तो यही चला। तो आठवां तारा के आकाश में हमारा सेट था, बहुत ही ब्यूटीफुल, वो एक बस्ती के अंदर की कहानी थी। तो उसमें सेट था, सेट में एक होर्डिंग था, एडवर्टीजमेंट का होर्डिंग, और एक छोटा वो उसको जिसको क्या बोलते हैं, एक स्लम एरिया में जो घर होता है वैसा एक घर था, और बीच में, स्टेज के बीच में बड़ा पाइपलाइन, गटर पाइपलाइन वहाँ से जाता था। और उसमें मेरे किरदार का नाम था एम्बुलेंस लेडी, शी इज़ अ प्रोस्टिट्यूट। और वो एक्सीडेंटली वो बस्ती में आती है, बारिश गिर रही है, और एक बहुत ही खूबसूरत इंसान से मिलती है जो कि एक जंक शॉप चलाता है। तो और वो दोनों के बीच के लव स्टोरी की वो कहानी थी। तो उसके अंदर मुझे वो गला तो खुल गया, और फिर वहाँ पे भी मेरा आंगिक की बात तो बाद में करेंगे। तो उसने एक सीन में मुझे ऐसे हाँ संभळाय छे मने, और म्यूजिक स्टार्ट होता था, सॉन्ग आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, ये गाने पे मुझे डांस करते हुए वो गटर पाइपलाइन पे चढ़ के वो गटर पाइपलाइन के ऊपर डांस करना होता था। तो बड़े बड़े डांसर्स को बुलाया गया, कितना रिहर्सल किया, लेकिन वो पता नहीं, वो गटर पाइपलाइन के ऊपर चढ़ के मुझे क्या डर लगता था, कॉन्फिडेंस नहीं आता था, गिरने का डर, ये वो स्टेप्स भूल जाती थी मैं, और कुछ ना कुछ गड़बड़। तो आई वॉज लाइक कि अभी मेरे हाथ से गया रोल, नाउ आई एम गॉन, मुझे ये मिलने वाला नहीं है। और फिर मैं घर पे आके ऐसे बहुत ही मतलब रोई और बहुत दुखी होके बैठी थी। वहाँ पे माई सिस्टर केम, शी यूज़ टू वर्क एट दैट टाइम इन टाटा, और सब शी यूज़ टू वर्क। तो वो आई एंड शी टोल्ड मी कि क्या हुआ। मैंने बोला कि, और शी इज़ रूथलेसली परफेक्शनिस्ट। तो उसने आके बोला क्या हुआ। तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, और डांस तो नहीं हो रहा है मुझसे, और पाइपलाइन पे चढ़ते मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, गिर जाऊंगी क्या, मतलब बहुत ही गंदा हो रहा है, मुझे लगता है कि मेरे को रोल नहीं मिलेगा, मेरे हाथ से ये रोल गया, मुझे नहीं लगता है ये मिलेगा। तो फिर वो बोलती है अभी रोतलू की तरह मत बैठ, चल, और ये रोना धोना बंद कर, चल मेरे साथ। फिर वो मुझे लेके गई टेरेस पे, जो कि हमारे वैसे रो हाउसेस होते हैं ना, तो आजू बाजू के 2 घर होते हैं, वो 2 टेरेस के बीच में वो ऐसी पतली, हम लोग उसको पाली बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी, सो स्मॉल पार्टीशन वॉल बिटवीन द 2 हाउसेस। तो उसने बोला अभी इसके ऊपर चढ़। आई वॉज लाइक व्हाट। तो उसने बोला हाँ चढ़, क्या प्रॉब्लम है,
गिरेगी तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं होगा तो पट्टी वट्टी लगा देना, उतना कुछ मरवर नहीं जाने वाली है। मैंने बोला ओके। फिर उसने मुझे बोला पाली के ऊपर चढ़। पाली के ऊपर चढ़ के उसने 1 फुल आवर मुझे यहाँ से वहाँ से यहाँ तक सिर्फ चलने की प्रैक्टिस करवाई, टू मेक मी कंफर्टेबल ऑन द स्लिम सरफेस। और उसके बाद उसने शुरू किया कि अभी तू डांस कर। वो उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर थे, तो वो कैसेट लगा के कि अभी डांस शुरू कर। तो मैंने फिर डांस शुरू किया 3 बजे तक रात को, एंड दिस वेंट ऑन फॉर आई डोंट नो 1 वीक और समथिंग। और एक दिन मेरे पापा ऐसे आए ऊपर, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और उन्होंने देखा कि ये पालियों के ऊपर 2 घर की पाली के, अरे बाप रे, जो हमको डांट पड़ी है। लेकिन फिर या उनको बोला कि चोट लगेगी, मैं उसको ड्रेसिंग कर दूंगी, उसका काम उसको कर रहे हैं, तो आप जाके सो जाओ। तो आई थिंक फॉर अ वीक और 10 days मी एंड माई सिस्टर, उसको तो सुबह 7 बजे उठ के ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन मी एंड माई सिस्टर रात को 10-11 बजे से लेके 2-3 बजे तक सिर्फ ये गाने की वो पाली के ऊपर प्रैक्टिस करते थे। तो 1 more थिंग, मतलब ये किस्सा आपको बता के मैं 2 और चीज़ें बोलना चाहूँगी। एक तो ऐसी सिस्टर और ऐसी सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए आपके पास, मतलब जस्ट फॉर अ जोक, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास हो, आई एम फॉर्चुनेट। और दूसरा, जो ये किरदार ने मुझे सिखाया कि एक्टर के तौर पे क्या ज़रूरी है, कितने औजार अलग अलग आपके पास होने चाहिए, उसमें से एक औजार है टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम इज़ परसीवरेंस। मुंह लटका के रोतलू बन के बैठने से कुछ नहीं मिलता है, हार्ड वर्क करना पड़ता है परसीवरेंस के साथ, कि नहीं मुझसे होगा। अगर किसी को 2 दिन लगेंगे तो मुझे 12 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, लेकिन होगा मुझसे। तो 1 more thing ambulance lady gave me as an actor to make me prepared as an actor for the rest of my life is hard work, perseverance. So this is what I learned from ambulance lady. उसके बाद आता है जिसकी बात मैं करना चाहूँगी, वॉज नहीं लखायली कवितानी एकोक्ति। तो नहीं लखायली कवितानी एकोक्ति पहली बार मैंने मुंबई कमर्शियल, नॉट कमर्शियल नहीं बोल सकते, पृथ्वी थिएटर में मुझे पहली बार परफॉर्म करने का मौका मिला। आई वॉज एक्सटेटिक, क्योंकि शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह जैसे, गिरीश कर्नाड जैसे दिग्गज और बहुत सारे लोग जिन्होंने पृथ्वी में परफॉर्म किया है, वहाँ पे एक्टर के लिए आई थिंक वो एक बहुत ही पवित्र जगह है, एटलीस्ट फॉर मी। क्योंकि जहाँ पे ऐसे लोगों ने परफॉर्म किया हो, उस मंच पे जाके अगर आपको परफॉर्म करने का मौका मिलता है तो आप बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत ही फॉर्चुनेट। और अभी उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी और याद करना चाहूँगी मनहर घड़िया जी को। बहुत आज आप मुझे याद आएंगे, उन्होंने मौका दिया था पृथ्वी में परफॉर्म करने का। उनका ही प्ले था सात तेरी 21 करके, जिसका ये सॉलिलॉक्वी वॉज अ पार्ट, नहीं लखायली कवितानी एकोक्ति। तो उसमें जैसे कि मैं आंगिक की बात कर, वाचिक मेरा अच्छा था, और चूंकि आई एम इन लव विथ लैंग्वेज, तो मैं सीखती रहती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, बोलती रहती हूँ, तो आई एम ओके, आई एम कंफर्टेबल विथ वाचिकम। लेकिन हमारे में जो प्रार्थना है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्रतारादि त्वं नमः सात्विकम शिवम, तो उसमें जो आंगिकम है, आई वॉज एक्सट्रीमली वीक एंड पुअर मतलब कि नाइट में है, अभी भी बहुत कॉन्फिडेंट वैसा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आई वॉज वेरी पुअर, वेरी रिलक्टेंट। तो मेरा आंगिक बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट था। और जैसे मेरी दादी भी इसे करके क्यों एक्टिंग करती है, ऐसे मुझे उन्होंने करके दिखाया था, तो मेरा बॉडी मुझे एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता था किरदार। तो 8वां तारा नहीं लखायली कवितानी एकोक्ति में लास्ट मिनट पे
कुछ उसी दिन या अगले दिन वो एक एडिट हुआ था। अभी मेरा ये था कि वो डायलॉग तो एडिट हो गया, उस डायलॉग के ऊपर मेरी मूवमेंट थी, तो इस तरफ से मुझे इस तरफ देखना था। और उस टाइम पे आई वॉज कंपेरेटिवली न्यू और इतनी कॉन्फिडेंट एज एन एक्टर मैं थी नहीं। तो सौम्य सर ने मुझे आंगिक भी के यहाँ पे तू इधर देख, ये कर, वो भी सब डायरेक्ट करते थे मुझे। तो वहाँ पे वाचिकम का डायलॉग निकल गया और उसका जो मूवमेंट था यहाँ से यहाँ, નિખિલે લખવાનું શરૂ કર્યું 17 વર્ષની ઉંમરે। એને લખતો કર્યો એના દોસ્ત રુસ્તમ હુસંગે। अभी समझिए कि એને લખતો કર્યો એના दोस्त रुस्तम हुसंगे। एक बार बन्યું એવું, अभी वो निकल गया बीच का डायलॉग और बन्યું એવું, तो बन्યું એવું में अगर इस तरफ है तो मुझे इसी तरफ देखना है, तो मैं इस तरफ नहीं देखूंगी। लेकिन वो डायलॉग एडिट हो गया, लेकिन मेरी मूवमेंट इधर तो मूवमेंट मेरी एडिट नहीं हो पा रही थी। तो मुझे सर बोलते, तू आंगिक का रट्टा लगाती है, आर यू मैड? कोई आंगिक का रट्टा लगाता है क्या? एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड। लेकिन मैं कन्फेस करती हूँ कि जैसे डायलॉग्स हम रट्टा लगाते हैं और याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, वैसे मैं आंगिक का रट्टा लगाती थी। तो यहाँ पे यही देखना है, यहाँ पे यही देखना है, यहाँ पे हाथ उठाना है, तो सब मैं रट्टा लगाती थी। तो वो मतलब नेचुरली मेरे अंदर आता नहीं था, तो मुझे वो करना पड़ता था। तो फिर वो एडिट, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पे था और मैं इतना जल्दी आंगिक के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन फिर कर दिया और हो गया शो टचवुड। लेकिन बात ये है कि वॉज वेरी टफ फॉर मी आंगिक। और आंगिक के ऊपर फिर मैंने मेहनत करना चालू किया, काम करना चालू किया। तो धीरे धीरे करके फिर मेरा कॉन्फिडेंस और टेक्निक क्या होती है आंगिक की, और मेरा कॉन्फिडेंस, अलग अलग टेक्निक कैसे हम करके उसको ज़्यादा नेचुरल लगे, ज़्यादा ऑर्गेनिक लगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगूँ मैं। अब जिस किरदार की काया में पर काया प्रवेश होता है, तो जिस किरदार के काया में मैंने प्रवेश किया है वो किरदार का आंगिक ऑर्गेनिक लगना चाहिए। तो उसके लिए जो टेक्निक्स हैं, जो चीज़ें ज़रूरी है, जितना कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, वो मैं धीरे धीरे करके सीखती गई। लेकिन वो मुझे सिखाया नई लखाईली कविता की एक कोकती ने। तो अभी ये मैं गिनती भूल गई हूँ, लेकिन वन मोर जो मैं प्रिपेयर करती रहती हूँ, जिसने मुझे प्रिपेयर किया है, वो है आंगिक। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाचिकम आंगिकम दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये, और उसमें ऐसा भी होता था, एक और चीज़ उसने मुझे सिखाई नई लखाईली कविता की कोकती ने, कि मैं ऐसा थोड़ा, क्योंकि जो कोई लोग होते हैं देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि थोड़ा रिलक्टेंट है। तो कोई लोग ऐसे होते हैं जो आके आपको थोड़ा नेगेटिव बोलते हैं, जैसे कि एक और उस टाइम पे तो कोई आके मुझे बोला कि ये तो तुम ऐसा इमिटेट करती हो, ऐसे लग रहा है, ये वो ब्ला ब्ला। लेकिन मुझे मेरे अंदर कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आई कांट टेक दिस। और जब आप नए होते हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है, तो लोग आकर अगर आपको कुछ नेगेटिव बात बोलते हैं तो वो दिल पे लग जाती है और बहुत आप उसको बहुत सीरियसली लेते हो, बहुत ज़्यादा दिमाग पे लग जाती है। तो वो मुझे लग गई। लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं, यू कांट टेक दिस सीरियसली। एक जर्नी होता है, एक रोड होता है। तो अगर मैंने हाँ, मैंने इमिटेट किया था, लेकिन वो भी एक प्रोसेस है। इमिटेशन ऑल्सो इज अ प्रोसेस ऑफ एन एक्टर, एटलीस्ट फॉर मी। हर एक एक्टर का अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन मेरे लिए इमिटेशन वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई एक्टिंग, और ऑल्सो पार्ट ऑफ माई मी बीइंग एन एक्टर, प्रिपेयरिंग एज एन एक्टर। तो वो जर्नी, मेरा रोड, वो वहाँ से शुरू होके भानु तक जाता है, जहाँ पे कि लोग भानु के लिए जब
रोड पे मिलते हैं और कोई बोलता है कि अच्छा इसने किया था, तो वो लोग मतलब कि शॉक ऑफ अ लाइफ टाइम उनको लगता है कि कैसे ये लड़की ने भानु 58 ईयर का रोल किया था। तो वो उसमें आंगिक का बहुत सब लोग आके बॉडी लैंग्वेज की स्पेशली बात करते थे। तो मेरा जो रोड था वो शुरू हुआ था 7 तेरी 21 के नई लखाईली कवितानी एकोक्ति से, और वो रोड की जर्नी शुरू हुई मैंने की और मैं पहुंची भानु तक। तो अगर मैंने वहाँ से वो जर्नी शुरू ही नहीं की होती, मैंने इमिटेशन शुरू ही नहीं किया होता, मैंने आंगिक का रट्टा लगाया ही नहीं होता यहाँ पे, तो मैं कभी भी भानु तक नहीं पहुँच सकती थी। तो मुझे लगता है कि ये जो नेगेटिव कमेंट, नॉट नेगेटिव इन द सेंस नॉट क्रिटिकल, क्रिटिसिज्म इज वेरी पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज extremely important for a creative person, for an actor, and I take it very seriously, positive। पर जो नेगेटिव चीज़ें आपके रास्ते में आती हैं, अगर मैं उसको सीरियसली ज़्यादा अपने दिल और दिमाग के ऊपर ले लूँ और ऐसा सोचूं कि अच्छा ऐसा किया इसने, तो फिर आई विल स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट। I will think that no, this guy in the audience, this lady in the audience might be feeling that I'm imitating, or might be feeling that I'm rattawing the body language or something, blah blah blah। तो लेकिन अगर मैं उतना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करूँ कि नहीं ये, मैं कभी भी उसके अंदर परफेक्शन की तरफ जा नहीं पाऊँगी। परफेक्शन कभी भी अचीव तो मुझे नहीं लगता है कि हो पाता है, लेकिन पर उसका जो रास्ता है वो मेरे लिए बंद हो जाता है। तो नेगेटिव 2 चीज़ें, आंगिक की टेक्निक्स सीखना, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा करना, वो मुझे नई लखाईली कविता की एकोक्ति ने सिखाया। जो दूसरी चीज़ बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसने मुझे सिखाई, वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म को लेके वहीं पे कूड़ेदान में डाल दो, डोंट लेट इट एंटर टू योर हार्ट। सो वो चीज़ उसने मुझे सिखाई, एंड आई एम थैंकफुल टू नई लखाईली कवितानी एकोक्ति। जी रश्मिन जी, આજ જાને કે જિદ ના કરો વિશે ચોક્કસ કહીશ, મને બહુ ગમશે ને ગમતું પાત્ર છે। અને આજ જાને કે જિદ ના કરો ઇઝ અ લવ સ્ટોરી between a cop and a prostitute. Okay, there's one. Okay, how you do preparations before the performance? Before the performance डिसिप्लिन है जो कि हमें हमारे गुरु सौम्या जोशी ने सिखाया है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम 2.5 घंटे पहले यू रीच द ऑडिटोरियम, और वहाँ पे जाके यू चेंज योर कॉस्ट्यूम। और मुझे है ना कॉस्ट्यूम का ऑब्सेशन है, तो जब भी मैं व्हेन आई वाज नॉट अवेयर एज एन एक्टर कि उसकी मेथड, उसका प्रिपरेशन के बारे में जब मैं अवेयर भी नहीं थी, बहुत ही रॉ थी, तभी से मेरे अंदर कॉस्ट्यूम को लेके कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। तो मैं कोई भी मेरा किरदार, मैं हर एक किरदार का डमी कॉस्ट्यूम प्रिपेयर कर देती हूँ। मतलब कि रिहर्सल के पहले ही दिन से आई गो एंड स्टिच माई डमी कॉस्ट्यूम, तो गेट इट स्टिच्ड। तो हर एक किरदार में कॉस्ट्यूम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो अपने लिए ऐसा करती हूँ कि आई गो एटलीस्ट बिफोर, आई ट्राई एंड गो रीच बिफोर 2.5-3 hours, बट एटलीस्ट बिफोर 2 hours, एंड देन आई सिट, आई चेंज कॉस्ट्यूम। और जो 2-3 घंटे के पहले खाना खा लेना, ये सब कर लेना, वो तो बिकॉज यू हैव टू यूज़ योर नाभि, क्योंकि तभी थ्रो कर पाएंगे आप आपकी आवाज़ को। मतलब कि मैं अगर गले में से बोलूँ तो ओ, ये गला है, और ये नाभि है, ओ, सी द डिफरेंस, राइट? दिस वॉज नाभि, दिस वॉज थ्रोट। सो थ्रो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप
संगीत में भी देखेंगे तो लता मंगेशकर ने एक गाना गाया हो, वही गाना अगर कोई दूसरा गाए तो वो सुर, वो मैजिक तो अलग ही है, लेकिन थ्रो, अगर आप लता जी का थ्रो एट द एज ऑफ 70 उन्होंने जो गाना गाया है उसमें भी अगर आप उनका थ्रो देखेंगे तो आई मीन नो बडी कैन मैच दैट। तो वो थ्रो इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। तो वो थ्रो के लिए थोड़ा गले का रियाज करना, गला सारे गा मा पा करना, फिर मेकअप करना, आराम से बैठना, किरदार में धीरे धीरे, मतलब ऐसा नहीं कि आप इंटेंसली उसके बारे में ही सोचो और ऐसे करके बैठ जाओ, लेकिन वो मेकअप कॉस्ट्यूम के साथ। और फिर हमारे में तो कंपलसरी है रीडिंग। जो सौम्य जोशी थिएटर स्कूल के स्टूडेंट हैं कैन वेरी वेल रिलेट टू दिस, दैट व्हाट इज इट टू बी अ सौम्य जोशी स्टूडेंट। सो ये सारी चीज़ें हैं। तो शो के पहले इतना तैयारी करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो शो के पहले की प्रिपरेशन तो ये फिक्स रहती है, 2.5 घंटे पहले पहुंचना, कॉस्ट्यूम चेंज करना, मेकअप करना, रीडिंग करना, गले को रियाज करना एंड प्रार्थना करके फिर किरदार में घुस जाना। Yes, I have worked as assistant director in the play 102 Not Out. Share your on that. Okay, वो तो बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था, क्योंकि एक असिस्टेंट और मुझे एक थिएटर प्रैक्टिस, क्योंकि बेसिकली आई एम एन एक्टर और मेरा पैशन एक्टिंग का है, लेकिन थिएटर होल मुझे बहुत पसंद है। तो थिएटर में झाड़ू, स्टेज के ऊपर झाड़ू लगाने से लेके, लाइट से लेके, सेट से लेके, कॉस्ट्यूम से लेके, असिस्टेंट डायरेक्शन से लेके, सारी कई चीज़ें मैंने की हुई है और जिसमें मुझे बहुत बहुत सीखने को मिला है और बहुत मज़ा भी आता था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा मैं 102 नॉट आउट का शेयर करना चाहूँगी कि उसका जो लीड एक्टर था, तो असिस्टेंट डायरेक्टर का जो सबसे डिफ़िकल्ट जॉब था मेरा, वो था उसको वो डायलॉग्स याद नहीं रहते थे और उसके लंबे लंबे बहुत ज़्यादा, लीड कैरेक्टर था और लंबे लंबे बहुत ज़्यादा डायलॉग्स थे। तो वो डायलॉग उसको, मतलब हम लोग 2 घंटा मेहनत करते थे कि हाँ अभी लगता है कि अभी इसको याद रह गया है, तो अभी फिर चल तू बोलना शुरू कर, तो वो वापस भूल जाता था। मतलब कि उसको पता नहीं, वो डायलॉग्स याद रखने में, शायद एक डायलॉग याद रखने में 1 हफ्ता होता था। तो फिर मैं उसको बोलती थी कि अभी तेरे बदले मैं रिप्लेसमेंट कर देती हूँ, मैं ये रोल कर दे लड़के का ऐसा बना के, तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर मी। तो वो ऐसा एक बहुत ही मतलब मज़ेदार उसका एक एक्सपीरियंस था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। और बाकी तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर काम होता है अलग अलग, जैसे कि सेट डिज़ाइनिंग में उसका इन्वॉल्वमेंट और लाइटिंग्स में, कॉस्ट्यूम्स में, सभी जगह तो बहुत सीखने को मिला और बहुत मज़ा आया। तो थिएटर के लिए तो मैं इतना ही कहूँगी कि धूणी धखावी ने बैठा जोगंदरा, पत्थर पलाठियो वाली हो जी, અહીંથી ક્યાંય જવાના નથી. Now I think I'll do the dialogues, and lastly I will dedicate a song to my theatre, my acting, my life as an actor. So dialogues પાડાની પોળનું. અચ્છા, આ મારું રોયું ન્યુયોર્કના એમ્પાયરનું સ્ટ્રેટ બિલ્ડિંગ ને 141 માર પછીના ધાબે મારા પાપડ હુકવાતા હોય તાથી પે લિબર્ટીન રાણીનું મોઢું જોઉં, પૈસા ખર્ચીને કોક જોડે પિઝા ખાઉં. કોક જોડે એટલે કોક જોડે જોજો પાછા. So this is it.
Thank you for joining me on this live session. Thank you, Coconut Theatre. Thank you so much. Thank you all for joining. Love you. Thank you.